एनडीसी ईडीयू के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में जो हमारा जो त्रिभुज टॉपिक चल रहा था उसकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट कर ली थी और मेरे को उम्मीद है कि आपने वहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, उनको रिवाइज किया होगा, क्योंकि रिवाइज किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे को ये लगता है कि आपने वहां तक कर लिया होगा कंप्लीट, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर हम पीछे वाली चीजों को छोड़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आगे की जो चीजें हैं वो हमें आगे के जो टॉपिक है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो मेरे को यही उम्मीद है कि आपने वहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उनको रिवाइज किया होगा। तो त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी पूरी हो गई थी। आज हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सर्वांग समता के बारे में भी हम देखेंगे। तो देखना, हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। जो त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है और हम देखेंगे त्रिभुज की समरूपता। दोनों को हम साथ में ही देख लेते हैं। त्रिभुज की समरूपता, दोनों को हम साथ में देखेंगे, त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता। अब आपने क्लास जो 9th है उसमें सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा। ये जो हमारे पास जो वर्ड है इसी से हम चलेंगे कि सर्वांग समता। इस वर्ड पे गौर करना कि सर्वांग समता, देखना मैं इस वर्ड को तोड़ता हूं, सर्वांग समता वर्ड को मैं तोड़ता हूं तो देखना ये सर्वांग समता, इस वर्ड को मैं तोड़ूं तो सर्व प्लस अंग प्लस समता, मतलब सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब हमारे जो जैसे हमारे सभी पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, जैसे हाथ पैर, वैसे त्रिभुज में भी अंग थे। मैंने बताया था त्रिभुज में 3 भुजाएं थी, 3 शीर्ष थे, 3 कोण थे, वैसे त्रिभुज में भी अंग थे, वो है त्रिभुज के अंग। और समता का मतलब होता है सम्मान। समता का मतलब क्या होता है? सम्मान। और अंग का मतलब क्या होता है? अंग का मतलब होता है त्रिभुज में जो हमने देखी थी कितनी, 3 भुजाएं और 3 कोण, ये अंग। मतलब सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता होती है कि अगर कोई एक त्रिभुज है और हमारे पास कोई दूसरा त्रिभुज भी दिया गया है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब उनके सभी अंग समान होंगे। सभी अंग, अंग में जैसे अंग में क्या आती है? तीनों भुजाएं और तीनों कोण। अर्थात इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति के ऊपर पूरा ढक ले, एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से पूरा ढक ले तो वह दोनों आकृति आपस में क्या होती है? सर्वांग सम होती है। अर्थात उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, उनकी तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण। जैसे सर्वांग समता में, जैसे मैं एक दो त्रिभुज लेता हूं, एक तो ये त्रिभुज है हमारे पास, मेन रूप से हम त्रिभुज की बात करेंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने ले लिया डी ए एफ। गौर करना, मैं समरूपता पर भी आऊंगा और मेन चैप्टर ही हमारा किसके ऊपर है? जो प्रश्नावली जो हमारी 6 है क्लास 10th की, जो मेन चैप्टर ही हमारा त्रिभुज की समरूपता पर है। तो मेन रूप से हमें इस पर अध्ययन करना है। लेकिन आप कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि जो त्रिभुज की जो सर्वांग समता है और त्रिभुज की जो समरूपता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, उनको यहाँ समझने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखना, सर्वांग समता का मतलब सभी अंग समान है। अर्थात सर्वांग समता का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एक आकृति है, अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर आकर इसको पूर्ण रूप से पूरा ढक ले तो वह आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। कब ढकेगा पूरा? अरे कब ढकेगा? जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी तभी ढकेगा, और ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात सभी अंग समान होंगे, तभी तो ढकेगा पूर्ण रूप से, तभी ढकेगा ना पूर्ण रूप से। तो ये आकृतियां कब सर्वांग सम होगी? जब उनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन सी? तीनों संगत भुजाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखता हूं, जैसे हमारे पास
3 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास कितनी सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। अब देखना, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल के लिए अब मैं ये ले रहा हूं, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, या फिर सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, सिंपल सा ही एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करके, आगे डिफिकल्टी हमारी होती रहेगी। ये देखना, ये भी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और ये डीएफ ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखना, अब तीनों कोण की माना कि ये कोण हमारे पास कितना डिग्री है, ये कोण हमारे पास है 50 डिग्री, ये कोण भी हमारे पास कितना 50 डिग्री, ये कोण हमारे पास है 70 डिग्री, तो ये कोण हमारे पास 60 डिग्री, तो ये कोण भी हमारे पास 70 डिग्री और ये कोण भी हमारे पास 60 डिग्री। अरे हमने ओनली फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा माना है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा माना है। देखना, अब देखना, इन त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और तीनों कोण देखना, ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, तीनों कोण आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये आकृति आपस में कैसी है? सर्वांग सम आकृतियां हैं। अब देखना, सर्वांग सम आकृतियों के कुछ नियम भी होते हैं। पहले हम इसको कैसे लिखेंगे? सर्वांग समता का जो निशान क्या होता है, सर्वांग समता का निशान हमारे पास क्या होता है कि सर्वांग समता का निशान जो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे बराबर का निशान लगा के ऊपर ऐसे लहर वाला सा चिन्ह लगा देते हैं। ये चिन्ह किसका होता है? ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अब जैसे हम इसको लिखें कि त्रिभुज ए बी सी, पहले आपको लिखना है कि ये सर्वांग सम की AC किसके बराबर है? AC DF के बराबर है ना? AC बराबर DF है। AC बराबर क्या है? देखना, ये भी 5, ये भी 5, और ये BC बराबर क्या है? BC बराबर क्या है? EF है। BC बराबर EF है। और ये देखना, AB बराबर क्या है? AB बराबर D है ना? AB बराबर D है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब देखना, कोण A बराबर इसमें कोण D के बराबर है, कोण A बराबर कोण D है, इसमें कोण B बराबर कोण E है, और इसमें कोण C बराबर कोण F है। अरे है ना, कोण F है। तो देखना, अब इसको हम सर्वांग सम कैसे लिखेंगे? जो कोण बराबर है ना, जैसे हम लिखेंगे यहां से, देखना, यहां मैं लिखता हूं कि त्रिभुज A B C, अब A तो हमने लिख दिया, अब सर्वांग सम है तो ये सर्वांग समता का निशान। बाद में आगे कैसे लिखेंगे? त्रिभुज, अब देखना, कोण A के बराबर कौन सा कोण है, वही हमें यहां लिखना है। कोण A के बराबर कौन सा कोण है? कोण A के बराबर कोण D है। कोण A के बराबर कोण D है, तो यहां लिखेंगे कि त्रिभुज D। अब B के बराबर कौन सा कोण है? कोण E है, तो यहां पर लिखेंगे B के सामने B, A के सामने D, B के सामने C। क्यों लिखा B के सामने E? क्यों लिखा? क्योंकि कोण B किसके बराबर है? कोण E के बराबर है। उसके बाद में ये C किसके बराबर है? F के बराबर है। अब देखना, यहां से हम देखना, यहां से एक बात भी देख सकते हैं ना, देखना, AB D के बराबर है क्या? देखो, दिखाई दे रहा ना, AB, ये रहा, AB D के बराबर है। यहां से ये भी दिख रहा है कि AB, इसमें भी पहले, तो AB D के बराबर है। उसके बाद में देखना, ये BC, और इसमें EF बराबर है क्या? ये रही BC और ये EF बराबर है। यहां से हमें अगर ऐसा दिया हुआ होता है तो यहां से हमें 6 बातें पता चलती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DF दिया गया है तो यहां से हमें 6 बातें पता चलती है। कौन सी बातें पता चलती है? अगर इस प्रकार आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये किसका निशान है? ये सर्वांग समता का निशान है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DF के। तो यहां से 6 बातें हमें कौन सी पता चलती है कि यहां से एक तो ये A, इसमें पहले कोण A, इसमें ये D आ रहा है, तो कोण A और कोण D बराबर है, कोण A और कोण D बराबर है।
ये बी इसमें बीच में, इसमें ई बीच में, तो कोण बी और कोण ई बराबर है। एक दो सूचनाएं होगी, तीसरी सूचना कौन सी, कोण सी और कोण एफ बराबर है, तो कोण सी और कोण एफ बराबर है। ठीक है, अब तीन सूचनाएं भुजाओं वाली मिलती है, कौन सी की, ए बी भुजा डी के बराबर है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर है। अब ये ए और ये सी, तीसरे वाला ए और सी किसके बराबर है, डीएफ के बराबर है। तो मतलब अब अगर देखना यहां से अब समरूपता वाला, हम एक बार साइड में पहले सर्वांग समता वाला मैं सही समझा देता हूं, उसके बाद में समरूपता पर हम बात करेंगे। कि देखना यहां से ये सर्वांग समता का निशान, अब जैसे हमें बोल दिया जाए, हमें पहले सर्वांग समता की परिभाषा आप स्वयं लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि अगर एक आकृति है वो दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले तो वह आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है, या फिर उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो और संगत कोण भी आपस में बराबर हो तो वह आकृति सर्वांग सम आकृति कहलाती है। मतलब सर्वांग सम आकृति के लिए क्या है, सर्वांग सम आकृति के लिए क्या क्या शर्त है। पहली शर्त है कि संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं देखी ना हमने, भुजाएं अभी देखी ना, भुजाएं तीनों की बराबर है, इसकी भुजा इसके बराबर है, तो संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि संगत कोण भी बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, संगत कोण भी बराबर हो तो वह आकृतियां क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अब एक बात देखना, ये एक एग्जांपल और बता रहा हूं, जैसे आपको दिया गया है त्रिभुज, आपके लिए बता रहा हूं, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। तो यहां से हमें 6 बातें पता चलेगी, जैसे यहां पता चली थी वैसे यहां पता चलेगी। सिर्फ समझना कौन सी बातें, 6 बातें पता चलेगी, ये हमारे समरूपता में भी काम आएगा। वहां पर हमारे संगत कोण बराबर होंगे, यहां बस वो लाइन चेंज करेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा वहां पर। लेकिन पहले ये अब देखना, यहां से 3 बातें कौन सी, 6 बातें कौन सी पता चलेगी। अगर ये आपस में सर्वांग सम है, दिया गया है कि ये सर्वांग सम है, तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि P के सामने क्या है, A, तो कोण A बराबर कोण P बराबर क्या होगा, कोण A होगा। दूसरी बात क्या, Q के सामने क्या है, B है, तो कोण Q बराबर कोण B होगा। और तीसरी बात क्या, कोण R के सामने क्या है, C है। पहले नंबर पर इसमें पहले नंबर वाले के सामने, दूसरे नंबर पर इसमें दूसरे नंबर वाले के सामने, तीसरे नंबर पर इसमें तीसरे नंबर वाले के सामने, तो कोण R बराबर कोण C। 3 बातें तो ये कोणों के बारे में पता चलती है। अब तीनों भुजाओं के बारे में हमें पता चलता है कि इसमें ये 2 पहले नंबर PQ भुजा किसके बराबर, इसमें पहले क्या आ रहा है, AB, PQ भुजा AB के बराबर, और ये QR दूसरे और तीसरे, QR भुजा इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे BC, QR भुजा BC के बराबर। अब देखना पहला और तीसरा बच गया, तो PR भुजा किसके बराबर, AC के बराबर। ये 6 सूचनाएं हमें यहां से मिलती है अगर 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो कौन सी 6 सूचनाएं, ये जो 6 सूचनाएं मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये सूचनाएं हमें यहां से पता चलती है। और सर्वांग समता को तो अर्थ ही यही होता है ना, मैंने वर्ड में तोड़ा है कि सर्व अंग सम्मान, सर्व अंग सम्मान। अंग में क्या क्या आया, अंग में भुजाएं आई और तीनों कोण आए। भुजाएं मैंने बताया था 3 होती है, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और तीनों कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो सर्वांग समता की बात हमारी यहाँ फिनिश होती है। ये चैप्टर आपने, हाँ इनके नियम भी है, सर्वांग समता के नियम मैं आपको बताता हूं कि सर्वांग समता के नियम, वो सर्वांग समता के नियम है वो यहाँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने 9th क्लास में उनको पढ़ लिया है, तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
हम यहाँ पे समरूपता की बात करेंगे। अब हम चलते हैं समरूपता पे। सर्वांग समता का मतलब समझ लिया ना। सर्वांग समता मतलब सभी अंग समान, एक दूसरे के ऊपर एकदम आकृति अगर टिके तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से पूरी ढक ले, पूर्ण रूप से पूरी ढक ले, तो वह सर्वांग समता कहलाती। अब समरूपता की बात करेंगे। त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, मैं इनको रफ कर रहा हूं। अब समरूपता अपना चैप्टर जो डिपेंडेंट है ना, अपना चैप्टर पूरा समरूपता पे डिपेंडेंट है। तो अब आपको पूरा इधर बोर्ड की तरफ ही ध्यान होना चाहिए, ना कहीं पर जाना है ना कहीं पर आना है। आराम से बैठकर सही ढंग से क्लास देखनी है, एक एक चीज आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये आपको पूरा बिलीव के साथ बोलता हूं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और पूरा क्लास का इंटरेस्ट लीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। त्रिभुज की समरूपता, यहां सर्वांग समता और समरूपता में बस थोड़ा अंतर ये है। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज के समरूपता। अब हमारा मेन चैप्टर जो शुरू हुआ है, वो हमारा मेन चैप्टर अब शुरू हुआ है, समरूपता। अब देखना, मैं इस वर्ड को भी तोड़ रहा हूं, जो समरूपता जो वर्ड है इसको मैं तोड़ रहा हूं। देखना, समरूपता को सम प्लस रूपता, सम प्लस रूपता। सम का मतलब सम्मान, रूपता का मतलब रूप सम्मान। जिसका सम्मान रूप हो, जिसमें सम्मान रूप हो, अरे सम्मान रूप हो तो वह समरूपता कहलाती है। अब इसकी कंडीशंस होती है कि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे। पहले तो त्रिभुज के समरूपता का जो निशान होता है वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है। समरूपता को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूपता का जो चिन्ह होता है ना, वो सर्वांग समता का तो क्या था, बराबर का निशान क्यों लगाया था, क्योंकि वहां पर सभी जो सर्वांग थे वो समान थे, इसलिए हमने क्या लगाया था, बराबर का निशान लगाया था। और ऊपर क्या लगाया था, लहर का चिन्ह लगाया था। अब क्या करना है, यहाँ पर सर्व अंग तो समान होने वाले हैं नहीं, तीन अंग समान होंगे और तीन अंग समान अनुपात में होंगे। तो हम क्या कर देंगे, समरूपता में ये बराबर का जो निशान है ना, इसको हटा देंगे। तो ये जो चिन्ह बचेगा ना, ये किसका है, ये समरूपता का चिन्ह है। लहर का सा निशान है, वो समरूपता को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा बोला जाए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, तो मतलब समरूपता का चिन्ह किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कंप्लीट हुई। अब देखना, मैं दो वर्ड लिख रहा हूं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे, उसके लिए दो शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं, देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं दो कि त्रिभुज समरूप होंगे, पहले यहां पे लिख रहा हूं कि आकृति समरूप होगी। इसके लिए मैन त्रिभुज पे ही बात करेंगे, हम मैन त्रिभुज के ऊपर ही बात करेंगे। आकृति समरूप होगी, इसके लिए कितनी शर्तें हैं, इसके लिए दो शर्तें हैं। कितनी, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पहले मैं शर्तें लिख रहा हूं यहाँ पे। कौन सी शर्तें हैं, देखना, वहां पे हमने सर्वांग समता में क्या पढ़ा था, एक तो वो है कि संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। पहले वाला तो ये क्या होंगे कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये पहली शर्त है, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। दूसरी शर्त क्या है कि उनकी जो दोनों त्रिभुज अगर हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होगी। अनुपात का मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा कि संगत भुजाएं। दूसरी शर्त क्या है कि संगत भुजाएं, वहां पर सर्वांग समता में क्या था, संगत भुजाएं बराबर थी। यही बात गौर करने की है कि सर्वांग समता में संगत भुजाएं बराबर थी और समरूपता में क्या है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। संगत भुजाएं समान अनुपात में
होगी, संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। ये किसके लिए शर्त है? ये समरूपता के लिए शर्त है। और समरूपता का जो चिन्ह क्या है? ये लहर का सा जो निशान है वो समरूपता का चिन्ह है। समरूपता में बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं। जो हमारे काम की चीजें हैं वो ही मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, वरना बताने को तो बहुत चीजें हैं। देखना, अब मैं दो आकृतियां ले रहा हूं, दो आकृतियां मैं ले रहा हूं, दो त्रिभुज जैसे ले रहा हूं कि एक त्रिभुज तो ये है ए बी सी, ठीक है, और एक त्रिभुज है ये पी क्यू आर। संगत कोण बराबर होंगे आपस में, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। हमने मान लिया कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये तीसरा भी 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री का एंगल है। अरे तीनों 60 डिग्री के एंगल कौन से त्रिभुज में होते हैं भाई? अरे पढ़ा है ना, तीनों 60 डिग्री के एंगल। आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा है ना, समबाहु त्रिभुज में जो एंगल होते हैं तीनों, एक तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये अब देखना, एक बात देखना, इसकी भुजाएं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। अब यहां माना कि ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब देखना, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त होनी चाहिए कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। एक तो संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए एक तो, वरना ऐसा करते हैं, ये एक बार तीनों एंगल अलग अलग लेते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा आपको लगेगा, इजी सा लगेगा थोड़ा, तो तीनों एंगल है वो अलग अलग ही ले लेते हैं, जिससे थोड़ा समझने में आपको आसानी हो। तीनों एंगल अलग अलग ले लेते हैं। जैसे ये पहले त्रिभुज हमने ए बी सी, ये देखना, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये इतना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। ये बड़ी पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब ले लेते हैं कि ये भुजा कितने सेंटीमीटर है? ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ले लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। अब देखना, एक बात देखना, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूपता के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई है आपको? समरूपता के लिए मैंने आपको ये कंडीशन बताई है ना कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनके एक तो क्या है कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे और एक संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। यही बात मैंने आपको बताई है। तो देखना, यहां से पहले ये वाला फॉलो करते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो देखना, संगत कोण की बात करते हैं तो संगत कोण पहले तो देखते हैं कि ये देखना कोण ए, पहले संगत कोण की बात कर रहे हैं। कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण आर कोण सी के बराबर है। मतलब इनके संगत कोण तो आपस में तीनों बराबर हैं, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। लेकिन हमें कितनी कंडीशन चाहिए? 2 कंडीशन चाहिए। अब देखना है कि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी या नहीं होगी। अनुपात का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में भुजाओं में भाग देकर देखना। अनुपात का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनमें भाग देकर देखना कि उनकी भुजाएं का अनुपात अगर समान आ रहा है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। देखना, पहले मैं आपको यहाँ पे इन दोनों में लिख रहा हूं कि अगर त्रिभुज बाद में लिखेंगे हम बात, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो पहले इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं। पहले कंडीशन देख रहे हैं कि तीनों कोणों की देख रहे हैं, तो ये कोण ए बराबर कोण पी। क्यों?
ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, कोण बी ये 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो ये तो हमारा जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो हमारी क्या है, एकदम परफेक्ट सही हुई है फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, क्योंकि समरूपता के लिए तो दो कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन और देखनी होगी हमें। तो देखना दूसरी कंडीशन और क्या है, संगत भुजाएं समान अनुपात में। दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं समान अनुपात में। देखना इस AB के संगत भुजा कौन सी है, इधर AB के संगत भुजा ये 70, AB के संगत भुजा ये रही 9 सेंटीमीटर। तो देखना अब मैंने क्या बताया, समान अनुपात का मतलब क्या है, इन भुजाओं को आपस में भाग देकर देखना है। देखना कि AB के संगत भुजा कौन से, PQ, तो मैंने बताया समान अनुपात का मतलब भाग देकर देखना है, AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ। AB कितना 3 सेंटीमीटर, PQ कितना 9 सेंटीमीटर। तो अब ये 3 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 में 3 का भाग देंगे 1/3, AB बट्टे PQ कितना 1/3। अब देखना यहां से देखेंगे इस AC के संगत भुजा कौन सी है, AC के संगत भुजा, इस AC के सेम जैसी भुजा AC के संगत भुजा ये रही, मतलब सेम स्थिति में बनी, ये रही PR, AC बट्टे PR बराबर कितना 4/12, 4 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो 1/3 ही आ रहा है। उसके बाद में BC बट्टे, ये समान संगत भुजाओं का सम्मान अनुपात की बात कर रहे हैं हम, कि देख रहे हैं कि वो सम्मान अनुपात में है या नहीं है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि ये समरूप है या फिर नहीं है। तो देखना BC बट्टे BC के नीचे वाली ये रही इसमें भुजा, तो ये QR समान अनुपात में देखना है, तो हमें क्या करके इन भुजाओं का आपस में भाग में देखना है। ये एक तरीके से हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, 1:3। 1:3 को देखना अगर इस प्रकार है, कोई 1:3 है तो इसका मतलब ये क्या है, 1/3 ही है, 1:3 है। या फिर इसको ऐसे है, ये हमारे पास देखना, इधर देखना ऐसे है कि AB बट्टा PQ है, तो ये की तो बात है ना कि AB अनुपात PQ है। तो अनुपात का मतलब मैंने क्या बताया, हमें भुजाओं में क्या देकर देखना है, भाग देकर देखना है। जैसे कोई संख्या इससे ऐसे है कि 2:3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, है ना, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अनुपात का बोला गया है तो हम भाग क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अनुपात का बोला गया है तो हम भाग क्यों दे रहे हैं। अब देखना BC बट्टे QR, तो BC कितना 2, QR कितना 6, ये 2 से सिंप्लीफाई होके कितना आएगा 1/3। तो देखना क्या AB बट्टे PQ का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान है ना, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3। तो देखना दूसरी कंडीशन क्या हो रही कि हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात समान। देखना संगत भुजाओं का अनुपात दूसरी कंडीशन में देखना AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर QR। अब ये तीसरी भुजा BC बट्टे QR बराबर 1/3। तो देखना दूसरी कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पर फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो हमारे पास तीनों का यहाँ पर बराबर है। तीनों का देखना समान आ रहा है 1/3, 1/3, 1/3। इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये हमारे पास समरूप हैं। कैसे, अब इसको लिखेंगे कैसे, समरूपता लिखने का तरीका भी कैसे है वो देखना, इधर बता रहा हूं मैं। यहां से देखना, यहां से भी हमें 6 बातें पता चलती है। अगर ऐसे दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो यहां से भी हमें 6 बातें पता चलती है। कौन सी बातें हैं देखना, पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि त्रिभुज ABC समरूपता का साइन कैसे, ऐसे है, समरूपता का साइन ऐसे लगाते हैं, समरूपता का चिन्ह ABC समरूप है। अब देखना त्रिभुज, अब देखना A के बराबर कौन सा एंगल था, वहां A के बराबर P एंगल है, तो यहां आगे क्या लिखेंगे P, वो ही सर्वांग समता वाला सा
मेथड है, सर्वांग समता में जैसे लिखा था वैसे यहाँ लिखेंगे। अब देखना बी के बराबर कौन सा एंगल था, बी के बराबर था यहाँ पर क्यू एंगल, तो लिखेंगे क्यू। उसके बाद में सी के बराबर कौन सा एंगल था, सी के बराबर 30 डिग्री, ये आर, तो देखना ये आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखना बच्चों, अब देखना यहां से हमें 6 बातें कौन सा पता चली। एक तो हमें इन तीनों कोणों के बारे में पता चल गया कि तीनों कोण बराबर हैं। अब यहां से समरूप है, तो समरूप है तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे भुजाओं के बारे में कैसे पता चला, तो देखना भुजाओं के बारे में कैसे पता चला, ये AB के संगत भुजा, देखना इसमें पहले और दूसरे नंबर पर AB आ रहा है, तो AB इसमें पहले और दूसरे नंबर पर PQ आ रहा है, तो AB के संगत भुजा PQ, इन दोनों का अनुपात देखना, AB के संगत भुजा PQ, इनका अनुपात 1/3, AB के संगत भुजा PQ, इनका अनुपात ये चौथा मिल गया। अब देखना BC दूसरे और तीसरे नंबर पे, इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर QR, तो BC की संगत भुजा कौन सी, QR, तो BC की संगत भुजा QR, तो BC बटे QR का भी 1/3। अब देखना, अब 1 और 3 AC के संगत भुजा PR, तो AC बटे PR का भी 1/3। तो यहां से हमें कितने मान मिल गए, यहां से हमें मिल गए 6 बातें देखने को मिलती। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और बताऊंगा, पहले मैं आपको ये रफ करता हूं पहले, उसके बाद में एग्जांपल के तौर पे और बताऊंगा मैं आपको। इधर देखना कि मैं लिख रहा हूं कि त्रिभुज MNO समरूप है त्रिभुज PRT के। तो यहां से हमें, अगर ये समरूप है दिया गया है, तो यहां से हमें 6 बातें कौन सी पता चलेगी, यहां से भी हमें 6 बातें पता चलेगी। कौन सी बातें पता चलेगी, देखना, एक तो देखना इसमें M पहले आ रहा है, इसमें P पहले आ रहा है, तो तीनों कोणों के बारे में एक तो हमें पता चलेगा कि तीनों कोण आपस में क्या होते हैं। अगर समरूप है तो तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तीनों कोण आपस में बराबर हैं। और वो कौन से कोण हैं, क्योंकि समरूपता की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि समरूप कब होते हैं, जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो देखना, अब यहां से कोण M बराबर कोण P, इसमें पहले M, इसमें पहले P, उसके बाद N बराबर होगा R के और O बराबर होगा T के। तो दूसरी बात, कोण N बराबर कोण R, और तीसरी बात कोण O बराबर कोण T। ये तो कोणों के बारे में हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ये समरूप हैं, तो तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, एक वो बात हमें पता चलेगी। तो देखना, चौथी बात क्या पता चलेगी कि MN के संगत भुजा PR, तो MN बट्टे PR बराबर NO, इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे, तो NO के संगत भुजा ये RT, और अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देकर देखना भुजाओं में, संगत भुजाएं आपस में भाग देकर देखना, तो NO बट्टे RT। अब इसमें 1 और 3 नंबर पे, तो MO बट्टे PT, इनका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये संगत भुजाएं हैं, MN भुजा है, MN भुजा के संगत भुजा PR, NO के संगत भुजा RT, MO के संगत भुजा PT, इनका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें इनसे देखने को मिलता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज अगर ये समरूप हैं तो। अब देखना, समरूपता के नियम की बात करेंगे। हमने सर्वांग समता के नियम की बात नहीं की थी, अब यहाँ पर हम समरूपता के नियम की बात करेंगे कि समरूपता के नियम कौन कौन से होते हैं, कि हम कैसे समरूपता सिद्ध करेंगे। समरूपता के नियम, ये नियम हमें फॉलो करने हैं, बोला जाएगा ना, ये अलग से देख लेंगे। यहां तक आपको तैयार हो जाना चाहिए ये बातें। अब देखना, समरूपता के नियम अलग से देखते हैं कि क्या होते हैं समरूपता के नियम। ये चैप्टर है इंटरेस्टिंग,
लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और जो चीजें यहाँ बताई जा रही है उनको बड़े गौर से सुनना होगा, तभी आप इस चैप्टर में अच्छा कर पाओगे, वरना ये चैप्टर आपको बहुत परेशान करेगा। तो इसलिए आपका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखना समरूपता के नियम की बात करते हैं। समरूपता के नियम कौन से होते हैं? तो समरूपता के नियम की हम बात करें तो समरूपता के नियम में पहला देखना एस 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 नियम, ये आपने सर्वांग समरूपता में भी पढ़ा है। एस का मतलब क्या होता है? साइड, साइड का मतलब क्या होता है? भुजा। एस 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 नियम, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा 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 नियम। क्या बोलते हैं? भुजा 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 नियम। अर्थात अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब पूरा देखने की जरूरत नहीं है हमें संगत भुजाओं का अनुपात देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने देख लिया कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसकी ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिभुज है जिसकी 4 सेंटीमीटर, इन संगत भुजाओं का अगर अनुपात अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है। तो देखना इसके नियम की बात करते हैं, तो देखना ये नियम है एस 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 नियम, भुजा 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 नियम। एक तो ये होता है, एक होता है ए भुजा कोण भुजा नियम। एक क्या होता है? भुजा कोण भुजा नियम। एक क्या होता है? एस ए एस नियम। ए का मतलब क्या होता है? एंगल, और एस का मतलब क्या होता है? भुजा। तो भुजा कोण भुजा नियम, ठीक है। एक नियम ये होता है। एक कौन सा नियम होता है? एक होता है ए, हाँ, तो तीसरा नियम हमारे पास क्या है? तीसरा नियम हमारे पास है ए ए ए नियम। ए ए ए नियम। ए मींस एंगल, एंगल मींस क्या होता है? कोण। तो कोण 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 नियम। अब चौथा नियम है, चौथा उपनियम है ए ए उपनियम। मतलब ए उपनियम कैसे? अगर दो एंगल अगर आपस में बराबर होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ए ए उपनियम। तो देखना यहां तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे अगले वाले क्लास हम इससे अगले सेशन में 6.1 प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।